A very good afternoon everyone. So very quickly we'll be starting up with the class of production. ठीक है, हम लोग का डिमांड ऑलरेडी हो चुका है, in which we have devoted almost 7 classes approximately. बट प्रोडक्शन जो है बहुत ही काफी छोटा है. मैंने पहले ही आप लोग को बोला था डिमांड चैप्टर वाज द लेंथीएस्ट ऑफ द लॉट. अभी हम लोग जितने भी चैप्टर्स करेंगे ना, दैट विल हार्डली टेक 2 to 3 क्लासेस मैक्सिमम. ठीक है, तो और कोई कोई चैप्टर तो शायद एक क्लास में भी आपका हो जाए, बट प्रोडक्शन विल टेक 2 to 3 क्लासेस. ऑलराइट, तो आज जो हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी क्विकली लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, चलो. तो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो. प्रीवियस क्लास का बैकअप आदित्य ऑलरेडी हैज बीन अपलोडेड इन एड्यू लाइफ अचीवर्स ऐप, तो आपको वहां मिल जाएगा. ठीक है, और अपलोड अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है वो हटा दिया जाता है. जैसे मैंने बोला था ना, जैसे ही आज का लाइव क्लास हुआ उसके 2-3 डेज में आपको वीडियो वहां मिल जाएगा, और उसके 2-3 दिन बाद वो हटा दिया जाता है वहां से. तो वेट करो, वापस से अपलोड होगा. ठीक है, सो डोंट वरी फॉर द क्लासेस दैट यू मिस्ड आउट और फॉर द क्लासेस व्हिच यू वांट टू रिवाइज अगेन. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या. नाउ सी, डोंट बी लेट इन माय क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. I cannot concentrate then. Vanshika and Vivek, please be on time from the next class. चलो, सूरज ऐप नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लो ना, तो मिल जाएगा आपको. एड्यू लाइफ अचीवर्स ऐप बोलकर आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो हम लोग अपना क्लास जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रोडक्शन. तो अभी ध्यान से सुनना मेरा बात. डोंट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट फोकस ऑन व्हाटएवर आई एम सेइंग. By the term production, we mean creation of goods and services for the purpose of selling them in the market. Production का definition क्या है? It means creation of goods or services for the purpose of selling them in the market. यानी हम लोग को as a layman लगता होगा production का मतलब खाली होता है जो लोग goods का production करते हैं फैक्ट्री में. Then you are wrong. खाली goods को produce करना is not production. अगर आप कोई सर्विस भी रेंडर कर रहे हो ना, लाइक टीचर का सर्विसेज, डॉक्टर का सर्विसेज, तो वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. यानी अगर एक एक्टर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो प्रोडक्शन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल. अ टीचर व्हाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर इज डूइंग अ प्रोडक्शन. यस बिल्कुल. सो प्रोडक्शन नॉट ओनली मींस क्रिएशन ऑफ गुड, इट आल्सो मींस क्रिएशन ऑफ सर्विसेज एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. तो मेरा मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के पीछे, कि मेरे को वो गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में बेचना है, इसीलिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ. आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फॉर माई सेटिस्फैक्शन, फॉर माई पर्सनल लेजर एंड प्लेजर, बट आई एम डूइंग दैट विद द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी. तो अगर इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी नहीं है तो भी उसको प्रोडक्शन नहीं कह सकते हम लोग. सो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. सो ऑब्जेक्टिव क्या उसके पीछे, कि मेरे को मार्केट में उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है. जैसे मान लो कितना बार फार्मर्स लोग होते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन, खेती बाड़ी करते हैं और खुद ही खा जाते हैं. और बहुत सारे ऐसे आदमी लोग भी है जिन लोग फार्म हाउस मेंटेन करते हैं, वहां पे नए नए टाइप का फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ताकि उन लोग खुद उसको कंज्यूम कर सके, बेचने के लिए नहीं. तो क्या उन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. प्रोडक्शन तभी होगा व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी. सो प्रोडक्शन का पहला डेफिनेशन, इट मींस क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. सपोज आई एम टीचिंग हियर एज माय हॉबी, मेरा हॉबी भी है टीचिंग, बट ऐसा नहीं है कि हम आप लोग से फीस नहीं चार्ज करें, फीस तो ले ही रहे ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉबी और मेरा जो वर्क है दोनों मिक्स हो गया है. ठीक है, तो क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं. बट मान लो आप अपने घर में बैठ के छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, क्या बोलोगे? रुपया दो मेरे को रिटर्न में, पढ़ाए ना तुमको 1 घंटा, रुपया दो. नहीं बोलोगे ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसी वजह से वो प्रोडक्शन भी नहीं होगा. हेल्पिंग द मदर इन किचन, हेल्पिंग योर मदर इन द किचन, मम्मा को हेल्प कर रहे हो किचन में खाना पकाने में, तो क्या उसका पैसा लोगे? प्रोडक्शन कर रहे हो? नहीं. फिर तो मम्मी कितना पैसा लेगी तुम लोग से, डेली खाना बना कर देती है, तो वो लोग भी प्रोडक्शन नहीं करिए, बिकॉज शी इज डूइंग दैट आउट ऑफ हर लव एंड अफेक्शन. So production means creation of goods or services for the purpose of selling them in the market. Point number 2, can I say production is an economic activity? Production एक economic activity है. Point number 3, production also means creation of utility. Production also means creation of utility, क्योंकि जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो आप सामने वाला के लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो. सो प्रोडक्शन का और एक डेफिनेशन क्या हो गया, इट मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. तो 3 डेफिनेशन हम लोग लर्न किए हैं सो फार. तीनों डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज बोलोगे. वी हैव लर्न 3 डेफिनेशन सो फार. प्लीज यू नीड टू रीड द 3 डेफिनेशंस along with me. चलो बोलो. प्रोडक्शन मींस
creation of goods or services for the purpose of selling them in the market. Number 2, it is an economic activity. Number 3, it also means creation of utility. लर्न हुआ कि नहीं? ऑलरेडी पहले से मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है. आई ऑलवेज डू माई होमवर्क. लर्न करो फटाफट, वेरी क्विकली. लर्न ऑल द 3 डेफिनेशन एंड डिड यू फॉलो द डेफिनेशन? गुड्स को भी प्रोडक्शन बोलते हैं, सर्विसेज का क्रिएशन को भी प्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे को पैसा कमाना है. ठीक है, और जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सामने वाला के लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. डेफिनेशन लर्न करो. लर्न द डेफिनेशन वेरी क्विकली. लर्न? तो तीनों डेफिनेशन मेरे संग बोलो. प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब हम सामने वाले के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? सेटिस्फैक्शन. ठीक है, आई होप लर्न हो गया होगा. क्लियर है यहाँ तक? एनी गुड्स यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर योर पर्सनल लेजर, प्लेजर, क्या वो प्रोडक्शन होगा? कदापि नहीं. ठीक है, तो अब एग्जाम में पता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, लाइक दे विल गिव यू 4 ऑप्शन एंड देन दे विल आस्क यू आइडेंटिफाई इसमें से कौन सा प्रोडक्शन है. आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. पॉइंट नंबर 1, सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द प्लेजर ऑफ योर फ्रेंड. फ्रेंड का मन लुभाने के लिए गाना गा के सुना रहे हो उसको. नंबर 2, हेल्पिंग योर मदर इन द किचन. नंबर 3, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैन होल. एक बच्चा गड्ढा में गिर गया ना, उसको निकालने में मदद कर दिए. नंबर 4, टिलिंग ऑफ सॉइल, दैट इज जनरली डन बाय द फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. 4 ऑप्शन: सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द प्लेजर ऑफ योर फ्रेंड, हेल्पिंग योर मदर इन द किचन, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ गड्ढा, मैनहोल, टिलिंग ऑफ सॉइल. ये चारों में से कौन सा प्रोडक्शन है? फटाफट इसका आंसर दो. एक्सीलेंट. द ऑप्शन नंबर 4, डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला 3 चीज में आपको कहीं पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है. तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चंस पूछता है, बट इसमें भी बच्चे लोग गड़बड़ कर जाते हैं कितना बार. लर्न हो गया? तो ये हो गया हम लोग का प्रोडक्शन का डेफिनेशन. ठीक है, इट मींस क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. देख लो अच्छे से यहां तक लर्न हुआ कि नहीं? वेरी क्विकली. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन का डेफिनेशन ही है ना, इसने एक ऑथर ने दिया है, जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. तो ये डेफिनेशन डिट्टो वही है जो हम लोग तीनों मिलाकर पढ़े हैं. तो अगर एग्जाम में प्रोडक्शन का डेफिनेशन अंडर कोटेशन मार्क्स आएगा तो क्या टिक करके आना है? किसने लिखा पूछेगा, ऑथर टिक करना है, जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन किस ऑथर ने लिखा? जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. क्या नाम है बताओ? जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. सब कुछ आपके मैट में दिया हुआ है, वहीं से मेरा नोट्स प्रिपेयर होता है. मैं आपको मैट में मार्किंग करा दूंगी, और मैट भी मेरा खुद का ही सेल्फ डेवलप मैट है. ठीक है, सो डोंट वरी कि एनीथिंग यू आर मिसिंग इट आउट. कुछ लिखना है? बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है, खाली लेक्चर सुनोगे. ठीक है, यहाँ तक लर्न हो गया क्लियरली? सो आई एम यूजिंग बेसिकली बोथ योर पीपीटी एंड माई सेल्फ मेड नोट्स फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन, बट एवरीथिंग has been given in your mat that I have provided you, क्योंकि वो मैट भी मैंने खुद ही अपने हाथों से डिवाइस किया है. ठीक है, तो लर्न हो गया होगा प्रोडक्शन का डेफिनेशन, दैट हैज बीन गिवन बाय जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक चीज बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? क्या ऐसे इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है? इनपुट लगाकर क्या प्रोड्यूस करते हो? क्या ऐसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हो? सो क्या ऐसे बाय यूटिलाइजिंग द इनपुट यू आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. By utilizing the input, you are producing the output. So the relationship between input utilized and output produced is called production function. Raw material लगाते हो तभी तो finished goods बनता है. Finished goods को क्या बोलते हो? Output. और raw materials को क्या बोलते हो? Input. तो input लगाने से output मिलता है कि नहीं? तो उसी को production function बोलते हैं. So what is production function? The functional relationship between output produced and input utilized. The functional relationship between output produced and input utilized is called production function. अब under quotation the definition of production function was given by whom? Samuelson. ठीक है, प्रोडक्शन का डेफिनेशन किसने दिया? जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन किसने दिया? सैमुएल्सन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ रिलेशनशिप between the maximum amount of output and the input required to produce that output. दोनों के बीच का रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन. And what is the mathematical notation? ध्यान से देखना, y is equal to f k comma l. y मेरा हो गया output, f stands for functional relationship, k और l मेरा input है. ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना.
y मेरा हो गया यूनिट्स ऑफ आउटपुट दैट आई एम प्रोड्यूसिंग। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्शन चैप्टर में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन डिस्कस करें तो इनपुट और आउटपुट का हम लोग कन्वर्जन किस में डिस्कस करें? यूनिट्स में, फिजिकल यूनिट में, मॉनिटरी यूनिट में डिस्कशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे y का मतलब आउटपुट है ना, तो यानी वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। 500 यूनिट बनाए कि 200 यूनिट बनाए कि 1000 केजी की 200 केजी की 1000 लीटर, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल यूनिट। कभी ऐसा नहीं बोलोगे हम लोग 1000 रुपया का गुड्स बनाए, या रुपया का मतलब नहीं है। प्रोडक्शन चैप्टर में कॉस्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ फिजिकल यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो Y स्टैंड्स फॉर योर फिजिकल यूनिट्स ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। K और L मेरा यूनिट्स ऑफ इनपुट है। दो ठो हम फैक्टर लिए हैं, दो ठो इनपुट लिए हैं। K मेरा कैपिटल है, L मेरा लेबर है। तो कैपिटल गुड्स लिए, कैपिटल गुड्स का एग्जांपल दोगे? कैपिटल गुड्स का एग्जांपल दोगे? मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड, लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड। तो यहां समझ लो मैंने मशीनरी लिया मेरे एग्जांपल में, तो मशीनरी और लेबर यूज करके मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है। कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट? Y। तो Y मेरा आउटपुट हो गया, K और L मेरा इनपुट का लेवल हो गया, और F मेरा क्या हो गया? फंक्शनल रिलेशनशिप। F स्टैंड्स फॉर व्हाट? फंक्शनल रिलेशनशिप। सो वी हैव डिस्कस सो फार टू डेफिनेशन। प्रोडक्शन का डेफिनेशन, प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था? क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज for the purpose of selling them in the market. The definition has been given by James Bates and J.R. Parkinson. Production function का definition, the functional relationship between output produced and input utilized is called production function. The definition has been given by Samuelson. And what is a mathematical notation? जैसे हम लोग डिमांड फंक्शन डिस्कस किए थे, वैसे ये प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट। सो द रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। Y इज इक्वल टू एफ के कॉमा एल। Y क्या है? आउटपुट। F क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप। वो तो डिमांड में ही जानते हो F का मतलब क्या होता है। K और L क्या होता है? इनपुट का लेवल। K मेरा कैपिटल है, L मेरा लेबर है। फटाफट एक बार स्क्रीन को रिवाइज कर लो। Still I don't believe people are there in the waiting room. Yes, I'll give you the re-entry, Vishal. लर्न कर लो फटाफट, मेरे साथ साथ ये वाला चैप्टर लर्न करो, बहुत ही छोटा और प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। लर्न करते चलो मेरे साथ साथ। आई होप दिस मैथमेटिकल नोटेशन इज क्लियर विथ यू ऑल। Y इज इक्वल टू एफ के कॉमा एल, ये नोटेशन एकदम क्लियर है कि नहीं? Y मेरा क्या? आउटपुट। F मेरा फंक्शनल रिलेशनशिप है, K मेरा कैपिटल गुड है, L मेरा यूनिट्स ऑफ लेबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का दो क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब ये शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, ये हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन में क्या होता है? दो इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा है, कैपिटल और लेबर। शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन नेचर, वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मैम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट को ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ना, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जिससे आप आउटपुट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। कैपिटल हुआ, लैंड हुआ, लेबर हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब मेरा क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने क्या बोला, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं। इसका मतलब कि आपको जब आउटपुट का कैपेसिटी को बढ़ाना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो इनपुट को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आप शॉर्ट रन में हो, मैंने क्या बोला, कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है। So in order to increase your output capacity, you can only change your variable factor. Fixed factor cannot be changed. नाम में तो फिक्स्ड फैक्टर लिखा हुआ है ना, फिक्स्ड फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल फैक्टर का मतलब वेरिएबल हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो अगर आप शॉर्ट रन में हो और आपको आउटपुट को बढ़ाना है, आप खाली किसको चेंज कर सकते हो? वेरिएबल को। वेरिएबल इनपुट को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन फिक्स्ड इनपुट को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, क्योंकि उसका नाम में लिखा है वो फिक्स्ड है, कैन नॉट बी चेंज्ड। सो इन द शॉर्ट रन some factors of production are fixed in nature, whereas some factors of production are variable in nature. In order to increase my output capacity, I can only change my variable factor of production. My fixed factor cannot be changed. तो अगर ये मैथमेटिकल नोटेशन को हम इंडिकेट करना चाहे शॉर्ट रन में, so what should I do? ध्यान से देखना, आपको पता है ना जो चेंज नहीं हो सकता, जो चीज कांस्टेंट होता है उसके ऊपर क्या बैठा रहता है? बार साइन। तो यहाँ आप देख रहे हो मेरे पास दो ठो फैक्टर्स है, K और L। तो जनरली हम कैपिटल को कांस्टेंट ले रहे हैं और लेबर को वेरिएबल। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल मैंने क्या लिया था? मशीनरी, ठीक है। तो मान लो मेरे को 10 यूनिट बनाना है, मशीनरी एक है आउट और मेरे पास लेबर भी एक है। आउटपुट को मेरे को बढ़ा देना है, 20 कर देना है। क्या मैं मशीनरी को चेंज कर सकती हूँ? दैट इज माई फिक्स्ड फैक्टर। नो। क्या मैं लेबर को डबल कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि वो मेरा वेरिएबल फैक्टर है।
तो अगर आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो तो आपका के कांस्टेंट है और लेबर क्या है, वेरिएबल है। था लेबर आपका क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है, लेबर आपका क्या है, वेरिएबल। तो यानी आप खाली वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। खाली आप शॉर्ट रन में फोकस करोगे, लॉन्ग रन क्योंकि मैंने भी डिस्कस नहीं किया। देखो शॉर्ट रन में मैंने क्या बोला, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड वेयर सम आर वेरिएबल, ओनली द फर्स्ट डेफिनेशन। एंड नाउ लुक एट द नोटेशन, लुक एट द मैथमेटिकल नोटेशन। ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन आप चेक करोगे, y इज इक्वल टू एफ, के के ऊपर बार है, हाँ के के ऊपर क्या है, बार है। ऑल राइट, ध्यान से सुनना मेरा बात। If I am talking about the short run, what is happening? If I am talking about the short run, प्रोडक्शन फंक्शन बताओ कैसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ के कॉमा एल। ठीक है, y मेरा आउटपुट है, k मेरा कैपिटल है, l मेरा लेबर है। मेरे को ये बताओ यहाँ पे बार साइन कहां पे आएगा, ऑन विच वेरिएबल शुड आई पुट अ बार साइन। बोलो बार साइन मैं कहां पे पुट करूं, कैन आई से k के ऊपर, k मेरा कैपिटल गुड है ना, दैट इज मशीनरी, दैट इज माय कांस्टेंट। सो दिस इज इंडिकेटिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, कैन आई से। So short run का definition, very quickly tell me, some factors are fixed whereas some are variable, and in order to increase my output capacity, that is my y, I can only change my labor, I cannot change my fixed factor because that is constant. Clear है? But if you talk about long run, अगर आप किसका बात करोगे, long run, ध्यान से सुनना, in the long run all the factors of production are variable in nature, वहां पे fixed factor का कोई concept ही नहीं होता। All the factors of production are variable in nature. So in order to increase my output capacity, I need to change all my factors of production. तो एक बात बताओ, अगर हमको y मैथमेटिकल नोटेशन इसका लिखना है, यहाँ तो सब कुछ चेंज हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सब कुछ चेंज हो सकता है। तो y इज इक्वल टू एफ के कॉमा एल, किसके ऊपर बार साइन आएगा, टेल मी किसके ऊपर बार साइन आएगा लॉन्ग रन में। मेरे को अगर आउटपुट को बढ़ाना है, हम क्या बोले, मेरे को सारा फैक्टर चेंज करना पड़ेगा इफ आई एम ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड फैक्टर होता ही नहीं है, खाली वेरिएबल होते हैं, किसी के ऊपर बार साइन नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिकॉज कैपिटल एंड लेबर बोथ हैज टू बी चेंज्ड इफ आई एम ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन। So in the short run, some factors are fixed, whereas some are variable. But in the long run, all the factors are variable in nature. In the short run, if I want to increase my output capacity, I can only change my फटाफट बताओ, I can only change my variable factor of production. But in the long run, if I want to increase my output capacity, I can change all the factors of production. Short run production function is denoted by y is equal to f k bar comma l. Long run is indicated by y is equal to f k comma l without any bar sign. पिक्चर क्लियर है कि नहीं, देख के बताओ। 3 differences we have sorted out. अब आपको पता है 2 ठो लॉ हम लोग को पढ़ना है जो कि पूरा प्रोडक्शन चैप्टर को कवर करेगा। एक लॉ शॉर्ट रन का है, एक लॉ लॉन्ग रन का है। तो यू नीड टू नो शॉर्ट रन में विच लॉ ऑपरेट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। विच लॉ ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंसेस क्या है। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो हम लोग का 3 डिफरेंस क्लियर है, वापस से बड़ी कैपिचुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग हो सकता है 11-12 में एक लॉ का नाम पढ़े होगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर बोल के, तो अगर ऐसा कुछ लॉ दिमाग में आ रहा है प्लीज उसको भूल जाओ, ये सब लॉ हम लोग के प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है। 2 ही लॉ है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और आरटीएस। आरटीएस मतलब रिटर्न्स टू स्केल। Short run, some factors of production are fixed, whereas some are variable. In order to increase my output capacity, I can only change my variable factor of production. But in the long run, all the factors of production are variable in nature. I need to change all my factors in order to increase my output capacity. Which law operates in the short run? Law of variable proportion. Which law operates in the long run? Law of returns to scale. Short run is denoted by y is equal to f, k के ऊपर बार कॉमा एल, लॉन्ग रन इंडिकेटेड बाय y इज इक्वल टू f k कॉमा l। क्लियर है कि नहीं, देख लो। ठीक है, और यही नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ था।
चेक इट आउट, ठीक है। ये बार जो है थोड़ा इधर आ गया के वाला, तो प्लीज उसको देख लोगे। के वाला जो बार है, के के ऊपर बार है, दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? एफ के ऊपर आ गया थोड़ा, प्लीज इसको रिवाइज कर लो, प्रोडक्शन फंक्शन को। रिवाइज करो। सो वी आर थ्रू विद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। रिवीजन कर लो एक बार। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां तक हम लोग का डिस्कशन हो गया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग को क्या डिटेल में डिस्कस करना है, पूरा शॉर्ट रन को आज हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। सो व्हाट डू वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल्स टुडे? वी नीड टू डिस्कस टुडे शॉर्ट रन इन डिटेल्स। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, शॉर्ट रन का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर है कि नहीं? एक बार मेरे संग दोबारा डेफिनेशन बोलो। शॉर्ट रन में क्या होता है? सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इन शॉर्ट रन अगर मेरे को आउटपुट का कैपेसिटी को बढ़ाना है, हम खाली अपना वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, मेरा फिक्स फैक्टर चेंज होने वाला नहीं है। कौन सा लॉ शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है? लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्लियर है? तो आज पूरा क्लास में हम लोग डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं? लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है। तो आज का पूरा क्लास में हम लोग डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट डज द वर्ड लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन मीन्स। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन मीन्स। सो बिफोर डिस्कसिंग द लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, आपको तीन ठो टर्म्स के बारे में सीखना पड़ेगा। टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। ठीक है, यू नीड टू नो अबाउट दीज थ्री टर्म्स, टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी इज योर टोटल प्रोडक्ट, एपी इज योर एवरेज प्रोडक्ट, एमपी इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब टीपी, एपी, एमपी होता क्या? ध्यान से सुनना, मैंने एक एग्जांपल लिया था जहां पे मैंने बोला मैं कितना यूनिट्स बना रही हूं, टोटल आउटपुट कितना मैं बना रही हूं? 10 यूनिट्स। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स एम आई प्रोड्यूसिंग? 10 यूनिट्स। ठीक है, हाउ मेनी फिक्स्ड फैक्टर वाज आई यूजिंग? 1 मशीनरी, और लेबर भी कितना था? 1 लेबर, जिसमें से मशीनरी वाज माय फिक्स्ड फैक्टर और लेबर मेरा क्या था? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो यानी मैं टोटल कितना यूनिट्स बना रही हूं? 10 यूनिट्स बना रही हूं ना। चलो एक काम करते हैं, लेबर को जो है ना 1 की जगह 2 कर लेते हैं। लेबर 2 ठो है, लेबर कितना है? 2। ठीक है, आउटपुट 10 यूनिट्स था, 1 मशीनरी था, दैट वाज माय फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, और मेरा लेबर कितना था? 2, दैट इज माय वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है? लेबर मेरा कितना है? 2, जो कि मेरा क्या है? वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से मेरा बात सुनना, मैं जो जो बताने जा रही हूं।
यानी आप टोटल में कितना यूनिट्स बना रहे हो, 10 यूनिट बना रहे हो, तो ये जो टोटल 10 यूनिट बना रहे हो ना, इसी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं. So total product is nothing but the total units of output that you are producing by utilizing the input out of which some are fixed and some are variable. मैंने पहले ही बोला था टीपी एपी एमपी सब कुछ हम लोग का पूरा चैप्टर में हम लोग फिजिकल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. यानी हम लोग किस में बात कर रहे हैं, मॉनिटरी यूनिट्स की फिजिकल यूनिट. यानी मेरा टीपी कितना है, 10 यूनिट्स. तो ये टीपी मतलब हो गया टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो. टीपी क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गया जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो इनपुट यूटिलाइज करके, जिसमें से कुछ फिक्स फैक्टर है और कुछ वेरिएबल फैक्टर है. क्लियर है. सो टीपी 10 हो गया. अब एपी निकालना है. एपी मतलब एवरेज. यानी ये लोग बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना बनाया. क्योंकि हम लोग फिक्स फैक्टर के टर्म्स में एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड रहेगा. तो अब ध्यान से देख के बताओ, 2 लेबर मिलके 10 बनाया है ना, तो एक लेबर कितना बनाएगा. आता है ना आप लोग को एवरेज निकालना. 2 लेबर 10 बनाया है तो 1 लेबर कितना बनाएगा. एवरेज मतलब तो वही हुआ ना. यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनाएगा, 5 यूनिट्स बनाएगा. तो ये 5 यूनिट्स इज नथिंग बट योर एवरेज प्रोडक्ट. तो एवरेज प्रोडक्ट निकल गया मेरा 5 यूनिट्स. तो एवरेज प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकाले, 10/2 करके. 10 मेरा क्या था, 10 मेरा क्या था, टीपी था, और 2 मेरा क्या था, यूनिट्स ऑफ लेबर, और कहने से यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. सो कहने से एपी का फॉर्मूला इज टीपी डिवाइडेड बाई एन. क्या ये फॉर्मूला आप लोग को रटना पड़ा, बिल्कुल नहीं. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि एक वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहा है. और मेरे केस में वेरिएबल फैक्टर मेरा क्या है, लेबर है. यानी एक लेबर जितना यूनिट्स बना रहा है गुड का, वही हो गया एवरेज प्रोडक्ट, है ना. तो 2 लेबर मिलके 10 बना रहा था, तो एक लेबर कितना बनाएगा, 10/2. तो 10/2 मतलब क्या हुआ, टीपी बाई एन. एन मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एन का मतलब ये मत बोलते यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, टीपी है ना यूनिट्स ऑफ आउटपुट. एन तो मेरा क्या है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एमपी क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरा बात. 2 लेबर मिलकर कितना बना रहा था, 10. अभी हम एक और लेबर अपॉइंट कर लिए, टोटल कितना लेबर हो गया, 3 लेबर. और आपको पता है मेरा जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़कर 16 यूनिट्स हो गया. मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़कर कितना हो गया, 16 यूनिट. यानी अब 3 लेबर मिलकर कितना बना रहे हैं, 16. पहला 2 लेबर कितना बना रहा था, 10. तो क्या आप मेरे को जवाब दे सकते हो लास्ट लेबर के आने की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन में इंक्रीमेंट हुआ. लास्ट लेबर आके कितना बनाया, लास्ट लेबर का कंट्रीब्यूशन कोई तो मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर. आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर. Marginal product is nothing but the output produced by the last unit of variable factor. Output produced by the last unit of variable factor is called marginal product. तो marginal product कितना है, आप क्या बोले, 16 माइनस 10 कर दीजिए मैम. जो 6 आया ना वही मेरा marginal product है, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर का. मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आप लोग डिमांड में भी पढ़े थे, यूटिलिटी था ना, मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द लास्ट यूनिट. यानी जो लास्ट यूनिट ऑफ लेबर का प्रोडक्शन है उसी को मार्जिनल बोलते हैं. मार्जिनल हमेशा सिंगल यूनिट का कंट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है, याद है ना. तो ये आप लोग कैसे निकाले, 16 माइनस 10. 16 मेरा क्या था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, माइनस 10 क्या था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ लेबर. तो MP3 आ गया ना. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन सिंपली राइट, अगर MPN होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TPN माइनस TPN माइनस 1. इजंट इट. हमेशा 1 यूनिट का डिफरेंस होता है. यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, n है तो n माइनस 1, n प्लस 1 है तो यहाँ क्या होगा, n. वेरी इजी. तो मार्जिनल प्रोडक्ट का हम लोग का डेफिनेशन क्या हो गया, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड द फॉर्मूला इज MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1. और एक फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा TP बाई डेल्टा n. आप लोग को याद है यूटिलिटी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. So these are the two formula. Change in total product by change in units of variable factor. Don't get confused with TP and N. TP मेरा units of product है, N मेरा units of product नहीं है, output नहीं है. N तो मेरा क्या है, variable factor का units है. So look at all these formula. Clear है कि नहीं. TP मेरा क्या हो गया, फटाफट बताओ. TP मेरा हो गया total production, total quantity जितना आप units output का बना रहे हो, total units of output. टीपी मेरा है टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट. एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ऑन एन एवरेज एक वेरिएबल फैक्टर कितना बनाया, टीपी डिवाइडेड बाय एन. और एमपी मेरा क्या है, लास्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मेरा कितना बनाया. तो पूरा एक बार आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो, ठीक है. वापस से मैं समझा रही हूँ, मैंने टोटल आउटपुट 10 यूनिट बनाया, एक मशीनरी को रखकर और 2 लेबर को रख के. मशीनरी मेरा फिक्स फैक्टर है तो उसका कोई काम ही नहीं है, वो चेंज हो ही नहीं सकता. तो यानी मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, 10 यूनिट हो गया, एज सिंपल एज दैट.
अब मैंने पूछा एवरेज बताओ आप, तो 2 लेबर अगर 10 बनाया है तो 1 लेबर कितना बनाएगा, 10/2 करोगे 5 आएगा, तो 5 यानी TP/N करके मेरा एवरेज प्रोडक्ट आ गया। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया, आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, लास्ट लेबर जब आया ना तो कितना कंट्रीब्यूट किया, इंक्रीमेंट टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। और आई कैन से कंट्रीब्यूशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर, जिसका फॉर्मूला TPN minus TPN minus 1, और यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा TP by डेल्टा N। क्लियर है? और अच्छे से आप लोगों को अगर देखना है, देख लो TP का डेफिनेशन देख लो, AP का डेफिनेशन देख लो, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड दिस मार्जिनल प्रोडक्ट का टेबल। देख लो अच्छे से, डायग्राम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप लोगों को देखना नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है बगल में MP का कॉलम है। इफ यू लुक एट दिस कॉलम, 1 लेबर से 3 यूनिट्स बन रहा है, 2 लेबर से 8 यूनिट बन रहा है, तो जो TP का डिफरेंस है 8 - 3 5, 14 - 8 6 एंड सो ऑन, ये क्या निकल रहा है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? लर्न द डेफिनेशन। सो दिस कंप्लीट्स योर TP, AP एंड MP का इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। AP फिक्स फैक्टर पे इसलिए नहीं कैलकुलेट होता शांभवी, तुम चलो कैलकुलेट करो। मैंने क्या बोला, फिक्स फैक्टर कितना है, 1 मशीनरी, वो तो चेंज होगा नहीं, तो आप जितना बार भी AP निकालोगे वो क्या आएगा, TP/1 TP/1 TP/1, तो वही तो हो गया ना। समझ में आ रहा है मेरा बात? जैसे आप बोल रहे हो फिक्स फैक्टर पे क्यों नहीं होगा, फिक्स फैक्टर मैंने 1 लिया, 1 यूनिट ऑफ मशीनरी, आप निकालो AP। TP कितना था मेरे एग्जाम्पल में, 10 था, 10/1, हमेशा ही तो 10 आएगा, इट विल नॉट चेंज। वाई? बिकॉज फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, बट आपका वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे चेंज होगा AP भी चेंज होते जाएगा। ठीक है शांभवी, फटाफट इसको प्लीज आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से। क्लियर है? क्या हम लोग अभी लॉ डिस्कस कर सकते हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में? ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। तो एक बार फटाफट देख लो, हम लोग का ये पूरा क्लियर है। शॉर्ट एक बार स्टार्टिंग से हम लोग कर ले रहे डिस्कस, हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, 2 प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन इज इंडिकेटेड बाय y is equal to f k bar comma l, long run is indicated by y is equal to f k comma l without any bar sign. Then we discuss TP, AP and MP. TP यानी हो गया टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, AP हो गया आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया कंट्रीब्यूशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना, हम लोग अभी जो लॉ डिस्कस करने वाले हैं उस लॉ का नाम क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ का बैकग्राउंड क्या पहले वो समझोगे, फिर हम लोग लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम से समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे टू अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, how will your TP, AP and MP react? That has been discussed in this law. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। हम लोग को ये डिस्कस करना है कि किस तरह से TP, AP, MP चेंज होता है जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे। तो ध्यान से सुनना, आई एम स्टिकिंग टू माई प्रीवियस एग्जाम्पल। मेरा मशीनरी कितना था, 1 मशीनरी था, लेबर कितना था, 10 लेबर था, सॉरी 2 लेबर था ना, 10 ले ले रहे एक बार, ठीक है, आई हैव चेंज्ड द एग्जांपल। और कितना आउटपुट हम बना रहे थे, मान लो 100 यूनिट्स। सो दिस वाज द डेटा। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, 100 यूनिट मेरा बाजार में बिक रहा है, मेरे पास ऑर्डर आया कि मैडम अब आप 150 यूनिट का सप्लाई करिए। मेरे पास ऑर्डर आया कि आपको अब 150 यूनिट बनाना है, यानी मेरे को आउटपुट को बढ़ाना है क्या,
डू आई नीड टू इंक्रीज माई आउटपुट? टेल मी यस और नो. यस. क्या आउटपुट हवा में बढ़ जाएगा क्या? इनपुट को बिना बनाए आउटपुट बढ़ जाएगा क्या? इनपुट को बढ़ाओगे नहीं, आउटपुट बढ़ जाएगा अपने आप. मशीन में जादू हो जाएगा क्या? क्या मेरे को वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. तो मैंने अपना लेबर को इंक्रीज कर दिया, मैंने अपना लेबर को बढ़ाकर 15 यूनिट्स ऑफ लेबर कर दिया. ठीक है, मैंने अपना लेबर को क्या किया? बढ़ा दिया. मैंने अभी अपना लेबर को बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 लेबर कर दिया. क्या मेरा मशीनरी चेंज कर सकती हूँ मैं? नहीं. मेरा मशीनरी अभी भी कितना रहेगा? 1 मशीनरी. और मैंने जब ये मशीनरी खरीदा था ना, तो मेरे को जो मशीनरी बेच रहा था वो आदमी क्लियरली बोल दिया था कि मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स इसमें 25 लेबर लोग काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मैक्स टू मैक्स मशीन को ऑप्टिमम कैपेसिटी कितना है? 25 यूनिट्स ऑफ लेबर. तो अभी मेरे पास मशीन का कैपेसिटी बहुत है क्योंकि मैंने सिर्फ 15 लेबर इंप्लॉय की है. अब मेरे को क्या करना है? ध्यान से सुनना. मेरे को अपना प्रोडक्टिविटी और बढ़ाना है. ठीक है, तो मैंने सोचा चलो अभी अपना प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाए. तो 170 यूनिट्स अभी बनाना चाह. अभी मैंने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर 170 यूनिट्स किया. तो लेबर को भी बढ़ाना होगा, जाहिर सा बात है. तो लेबर बढ़कर 20 लेबर हो गया. फिर मैंने क्या किया? ध्यान से सुनना. और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह. तो चलो मैंने 190 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और मैंने 25 लेबर इंप्लॉय कर लिया. तो देख रहे हो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जा रहा है, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि गिर रहा है? बढ़ रहा है. कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे जैसे मेरा लेबर बढ़ रहा है यानी वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है? देखो जैसे जैसे मेरा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, मेरा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहा है ना. बट मेरा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या चेंज हो रहा है? वो तो वही रहने वाला है, 1 मशीनरी बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज. सो एज आई एम इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, माय टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब ध्यान से सुनना. मेरे पास ऑर्डर आया 200 यूनिट बना दो. क्या मेरे को ये ऑर्डर लेना चाहिए था? सोच समझ के बताओ. मशीन का ऑप्टिमम कैपेसिटी याद कर लेना. जब मशीन खरीदने गए थे, दुकानदार बोला था इसमें 25 लेबर से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकता. तो क्या मेरे को ये ऑर्डर लेना चाहिए था? क्या मैंने ऑप्टिमम कैपेसिटी रीच कर चुका है मशीनरी का 25 लेबर का? हाँ. बट मेरे को लालच में दिखाई नहीं दिया. मैंने बोला हाँ मैं 200 यूनिट भी बना लूंगी. तो और लेबर को रख लिया, 30 लेबर कर दिया, 26 लेबर कर दिया. ठीक है, मैंने क्या किया? और लेबर को रखा. ध्यान से सुनना. 26 लेबर कर दिया मैंने अभी कितना लेबर कर दिया? 26 लेबर. एक लेबर और रखा. तो मैंने क्या देखा? जैसे ही एक लेबर बढ़ा ना, 25 to 26, मेरा प्रोडक्टिविटी जो है 200 यूनिट नहीं हुआ, 190 ही रहा. मेरा प्रोडक्टिविटी कितना रहा? 190. इसका लॉजिक समझ रहे हो? अगर लेबर बढ़ा भी दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि मशीन को ऑप्टिमम कैपेसिटी रीच हो गया है. 25 लेबर लास्ट था. 25 लेबर कितना बना सकता था? 190. तो अब 26वां लेबर लगाओगे तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना सकेगा क्योंकि मशीनरी का ऑप्टिमम कैपेसिटी रीच हो चुका है. समझ में आ रहा है मेरा बात? इसी वजह से टोटल प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ. 190 का 190 है. तो ये 26वां लेबर कितना बनाया मेरे को बताओगे? कैन यू टेल मी? ये जो लास्ट लेबर आप लगाए, 26वां लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है? वेरी गुड, 0. पहला 25 लेबर 190 बना रहा है, पहला 26 लेबर भी 190 बना रहा है. तो ये जो 26वां लेबर आया, ये अंडा बनाया ना? कुछ बनाया क्या? ये 0 यूनिट्स बनाया ना? और लास्ट यूनिट ऑफ लेबर का कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हो? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 26th यूनिट ऑफ लेबर इज 0. कैन आई से? डिड यू फॉलो एनीथिंग? कैन आई से MP 26 इज 0? लास्ट यूनिट ऑफ लेबर कितना बनाया? 26वां लेबर कितना बनाया? 0 यूनिट बनाया. तो जो लास्ट लेबर का कंट्रीब्यूशन उसी को तो मार्जिनल यूनिट बोलते हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं. फिर भी मेरे को बुद्धि नहीं आया. 26वां लेबर लगा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं, 190 था. हम इतने बड़े लोभी और लालची है ना, हमको लगा और लेबर रख लेते हैं, क्या पता ये लेबर बेकार था इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा. तो हम और एक लेबर रख लिए, 27 लेबर कर दिए. अब मशीन भी तो आदमी नहीं है, तो कम से कम जान तो है उसमें. 25 आदमी लेने का कैपेसिटी है, 26वां लाद दिए, फिर 27वां भी लाद दिए. मशीन भैया ने जवाब दे दिया, बोला हम पहले आप लोग को 190 तो बना के दे रहे थे, 190 भी नहीं बनाएंगे. प्रोडक्शन बढ़ने की जगह गिरने लगा. पूरा लद गए ना आदमी लोग, मशीनरी में हौच पौच हो गया पूरा. पहले 190 तो बन रहा था, अब 180 बनने लग गया. लो और लेबर बढ़ाओ, अब 180 बनाएंगे हम. मशीन बोला अब हम 180 देंगे. मेरे को हैरेस करोगे, हम प्रोडक्टिविटी कम करते जाएंगे. तो देख रहे हो क्या है? अब मेरे को बताओ, ये जो 27वां लेबर आया, इसका प्रोडक्टिविटी कितना हो गया? क्या इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि गिर गया? टीपी फॉल हो गया ना, पहले 190 था अभी 180 हो गया. तो 27वां लेबर आपको नहीं लगता अब शक नहीं है? इसकी वजह से तो प्रोडक्टिविटी और मेरा गिर गया. इसका कंट्रीब्यूशन बताओ. वेरी गुड, -10. सो कैन आई से मार्जिनल प्रोडक्ट
ऑफ द 27th यूनिट ऑफ लेबर इज -10, क्योंकि इसकी आने की वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा आउटपुट गिरने लग गया। कम से कम 26वां लेबर में कुछ हुआ तो नहीं था, बढ़ा नहीं तो गिरा भी नहीं, वो 0 कर रहा था, और ये तो आके और गिरा दिया सीधा, यानी इसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव। तो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे 10, 15, 20, इनिशियली योर टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज, इनिशियली योर टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज, देन व्हेन your labor has reached the optimum point, your total product will remain constant. आपका टोटल प्रोडक्ट एक जगह के कांस्टेंट हो जाएगा 25th लेबर में, 190 का 190 constant, and after that also if you are increasing the units of labor or variable factor, your total product will start falling. यानी आप जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर चेंज करोगे आपका टीपी भी चेंज होते जाएगा, पहले टीपी राइज करेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर फॉल करने लगेगा। So therefore the name of the law has been termed as law of variable proportion. जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज करते जा रहे हो टू अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हाउ विल योर टीपी, एपी एंड एमपी रिएक्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। समझ में आया? आप लॉ का नाम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों पड़ा? क्योंकि आप वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज करते जा रहे हो टू योर गिवन यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, एंड योर टीपी, एपी एंड एमपी इज आल्सो चेंजिंग। इनिशियली योर टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, but once it reaches its optimum capacity, that is 190 units of total product, it becomes constant. Still more variable factor you are adding, TP starts falling, और TP गिरने लग गया, 190 से 180 हो गया, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। और जब TP मैक्सिमम था 190 का, 190 वाज द मैक्सिमम पॉइंट, तब मार्जिनल प्रोडक्ट वाज 0। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो सब रटने का बात नहीं है। तो ये टीपी, एपी, एमपी का पूरा बिहेवियर है दैट वी हैव डिस्कस्ड। मशीनरी कांस्टेंट है, देख रहे हो, लेबर आप बढ़ाते जा रहे हो, आपका आउटपुट भी बढ़ते जा रहा है, टीपी भी बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट आया, टीपी मैक्सिमम हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर एक पॉइंट आया, टीपी हार मान गया और फॉल करने लग गया, और जब टीपी गिरने लग गया एमपी नेगेटिव हो गया, और टीपी जब मैक्सिमम था 190 एमपी वाज 0। क्लियर है यहां तक? So this is known as law of variable proportion, and this behavior of TP, AP and MP has been divided into 3 stages. ये पूरा TP, AP, MP का behavior कितना stages में divide किया गया? 3 stages में। What is the name of the 3 stages? Increasing returns to variable proportion, increasing returns to variable proportion, ध्यान से सुनना, decreasing returns to variable proportion, negative रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ कांस्टेंट होता है तो उसको दिमाग से प्लीज निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि शॉर्ट रन में कांस्टेंट बोल के कोई स्टेज नहीं होता। 3 तो सिंपल स्टेज होता है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, और नेगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेगेटिव रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो दीज आर द नेम ऑफ द 3 स्टेजेस दैट वी नीड टू डिस्कस। अब ये तीनों स्टेज में हम लोग को ये डिस्कस करना है, हाउ विल योर टीपी, एपी एंड एमपी चेंज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, तो ये तीनों लॉ में हम लोग को वही डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ये डायग्राम अभी नहीं समझ में आएगा, हम लोग को एक एक करके एक एक स्टेप उठाना होगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज को लेंगे, ठीक है? आप प्लीज अब डायग्राम मत देखना, खाली आप मेरा बात सुनना। फर्स्ट स्टेज का नाम बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट 10 मिनट्स में डिस्कस होने वाला है। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज, वेरी क्विकली टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज, फटाफट बताओ, फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? फर्स्ट स्टेज का नाम बताओ बच्चा लोग, खाली इंक्रीजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, भूल से भी फैक्टर मत बोलना। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज? Stop looking at the screen, focus on my lecture. In the first stage what is happening? TP, AP and MP starts from the origin. लेबर जब 0 है तो ऑब्वियस बात है टीपी, एपी, एमपी अपने आप तो बन नहीं जाएगा, 0 ही होगा। मशीन की अपने आप प्रोडक्टिविटी करने लग जाएगा क्या? जब लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 ही होगा ना। Now what is happening? जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, टीपी इनिशियली राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन आल्सो राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, and the point where total product changes its speed is called point of inflection. ध्यान से मेरा बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, स्क्रीन में मत देखो। टोटल प्रोडक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करता है, पहले बहुत ही तेजी से बढ़ता है,
फर्स्ट स्टेज का डिस्कशन हो रहा है, बाद में भी बढ़ तो रहा ही है, बट जो उसका स्पीड है ना बढ़ने का वो कम हो गया है। इसका मतलब टीपी गिरने लगा क्या? नहीं, टीपी अभी भी बढ़ ही रहा है, बट जो उसका स्पीड है बढ़ने का वो क्या हो गया है? कम हो गया है। Initially, TP is rising at an increasing rate. Later on also it is rising but at a diminishing rate. And the point where total product changes its speed is called point of inflection. ये फर्स्ट स्टेज में टीपी का कहानी है। एमपी के संग क्या होता है? ध्यान से सुनना। एवरेज प्रोडक्ट। एपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सॉरी, एमपी की एपी, एमपी पहले डिस्कस करते हैं। एमपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक काम करो, पहले एपी डिस्कस कर लो। एपी एवरेज प्रोडक्ट। एपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, rises, rises, rises and reaches its maximum at the point where the first stage ends. यानी एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम भी हो जाता है क्या फर्स्ट स्टेज में? हाँ। कहाँ पे? जहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म होता है। टीपी के लिए मैंने बोला मैक्सिमम हुआ नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला? टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइजेस, राइजेस एंड देन राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. The point where total product changes its speed is called point of inflection. Average product starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point of the first stage, end of the first stage. MP के संग क्या होता है? MP starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point of inflection. जहाँ inflection है ना, वहीं पे MP देखोगे maximum है, and then starts falling in the first stage, और first stage में गिरने लग जाता है। और आपको एक चीज पता है, एपी मैक्सिमम कहां पे होता है? जहां फर्स्ट स्टेज एंड होता है, और जैसे ही एपी मैक्सिमम होगा ना, एमपी आके उसको काट देगा, यानी एपी और एमपी इक्वल हो जाएंगे, यानी एपी इज इक्वल टू एमपी व्हेन एपी इज मैक्सिमम। अब डायग्राम देखो और क्लियर होगा मैंने क्या क्या बोला। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट स्टेज। मैंने वाई एक्सिस में टीपी, एपी और एमपी को मेजर किया है। एक्स एक्सिस में मैंने यूनिट्स ऑफ लेबर L1, L2, L3 आर माय यूनिट्स ऑफ लेबर, वेरिएबल फैक्टर। फर्स्ट स्टेज मेरा पूरा 0 से लेकर L2 तक है, L1 तक नहीं है, L2 तक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज में 0 से लेकर L2 तक क्या हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है टीपी पहले राइज करे, ये रहा मेरा टीपी कर्व, टीपी इज राइजिंग, टीपी इज राइजिंग। इस पॉइंट पे आके टीपी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, अपना स्पीड कम कर लिया। ये पॉइंट दिख रहा है? तो ये पॉइंट का नाम बताओ क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद क्या टीपी फॉल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, टीपी अभी भी राइज ही कर रहा है, टीपी अभी भी राइज ही कर रहा है, बट उसका स्पीड गिर गया, स्पीड कम हो गया। पहले आप 80 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे थे, अभी आप 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो, भाग तो आगे ही रहे हो, स्पीड गिराए हो। सो फर्स्ट स्टेज में टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. द पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स स्पीड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑलराइट, एमपी के पास आओ। एमपी, if you see carefully, this is your marginal product curve. MP कहां से चालू हो रहा है? ओरिजिन, राइजेस। अच्छा, आपको राइज फॉल तो समझ में आता ही हो, दिस इज राइज, दिस इज फॉल। तो MP राइज किया, राइज किया, मैक्सिमम देख रहे हो, ये रहा राइज करके मैक्सिमम, उसके बाद गिरने लगा है, राइज करके मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? डिडंट आई टेल यू MP इज मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर TP changes its speed, that is point of inflection. और उसके बाद फर्स्ट स्टेज में एमपी क्या करने लग गया? फॉल करने लग गया ना, क्लियर है? तो टीपी फर्स्ट स्टेज में क्या किया हुआ मेरे को बताओ? फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? टीपी राइज किया और एमपी क्या किया? राइज किया, और क्या किया? मैक्सिमम हुआ, और क्या किया? एमपी फॉल भी करने लग गया, है ना? एपी के संग क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में एपी राइज किया, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, राइजेस राइजेस एंड रीचेस, यहाँ पे एपी मैक्सिमम है। इफ यू सी, एपी उसके बाद गिर रहा है सेकंड स्टेज में, तो एपी मैक्सिमम कहाँ पे? फर्स्ट स्टेज के एंड में। और देख रहे हो, जहां पे एपी मैक्सिमम है वहां पे उसको एमपी आके ऊपर से काटा है, एमपी कर्व काट दिया, यानी एपी कब मैक्सिमम हो रहा है? काटना मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे एमपी और एपी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, सो एपी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी। यानी फर्स्ट स्टेज में एपी राइज किया और मैक्सिमम हुआ, फॉल नहीं किया, बस जहां मैक्सिमम हुआ वहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म, और उस पॉइंट पे जहां पे एपी मैक्सिमम हुआ वहां पे एमपी और एपी क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर है कि नहीं? देखो एक बार पूरा फर्स्ट स्टेज एक बार एनालाइज करो, 0 से लेकर L2 तक है, एनालाइज करो। चेक करो फर्स्ट स्टेज क्लियर है कि नहीं?
0 से लेकर L1 तक नहीं है फर्स्ट स्टेज, माइंड यू 0 से लेकर L2 तक है, L2 यूनिट्स ऑफ लेबर तक। रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट स्टेज में टीपी, एपी, एमपी तीनों जन ओरिजिन से चालू हो रहे हैं। टीपी इज इनिशियली राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर दैट टीपी का स्पीड चेंज हुआ, इट इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। द पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स स्पीड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Marginal product starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point of inflection and then starts falling in the first stage. A average product starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point where the first stage ends. And वहां पे MP उसको आके काटा, MP equal to AP, कहां पे? जब AP मैक्सिमम है, और वो कहां पे? जहां फर्स्ट स्टेज खत्म हो रहा है। यानी फर्स्ट स्टेज में कौन दो जन मैक्सिमम हुए? AP और MP। फर्स्ट स्टेज में कौन फॉल किया? खाली MP फॉल किया, TP और AP फॉल थोड़ी किया फर्स्ट स्टेज में। MP is maximum at the point of inflection। अभिनव देखो, ये रहा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, ये रहा MP मैक्सिमम है ना, कहां पे है? जहां पे इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। और इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो रहा है? वहां पे टीपी ने अपना स्पीड कम किया है। पहले टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बाद में टीपी बढ़ रहा है लेकिन उसका स्पीड गिर गया है बढ़ने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज। ये जो हम लोग डिस्कस किए, किसके बारे में डिस्कस हुआ है? फर्स्ट स्टेज के बारे में, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। Increasing returns to variable proportion. Shall we proceed? Clear है कि नहीं? Tell me very quickly. वीडियो में बताओ, हाँ ना करके जवाब दो मुझे। क्लियर है? थैंक यू अरित्रा, आशीष, विशाल, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वेरी क्विकली लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। सेकेंड स्टेज का नाम बताओ मेरे को। Why is शुभम इन द वेटिंग रूम? टेल मी, सेकेंड स्टेज का नाम क्या है? डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब क्या हो रहा है? मैंने और लेबर लगाया, मशीनरी कांस्टेंट L2 से L3 किया। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना मेरा बात। व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंड स्टेज? टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट अभी भी धीरे 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 बढ़ बढ़कर कहां चला गया? अपना मैक्सिमम पॉइंट पे। एमपी तो पहला ही स्टेज में गिर रहा था, अभी भी गिर ही रहा होगा, और गिर गिर के इतना गिर जाता है कि जीरो बन जाता है। यानी एमपी कंटिन्यूज टू फॉल, एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड बिकम्स जीरो एट द पॉइंट वेयर टीपी इज मैक्सिमम। ये आपको मैंने एग्जांपल में भी बताया था, जब टीपी मैक्सिमम था एमपी क्या था? जीरो। याद है? 190 25 और 26 लेबर में जीरो आ रहा था ना मार्जिनल प्रोडक्ट 26वां लेबर का। एपी मैक्सिमम हुआ था फर्स्ट स्टेज में, पक्का गिरना चालू किया होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड स्टेज? एपी जस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम लेवल। तो सेकंड स्टेज में क्या क्या हो रहा है एक बार बताओगे? टीपी कंटिन्यूज टू राइज एंड बिकम्स मैक्सिमम, एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड बिकम्स जीरो, है ना? एंड एपी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम लेवल। एपी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम लेवल। लुक एट द डायग्राम। L2 से L3 सेकेंड स्टेज है, लिखा हुआ है सेकेंड। टीपी देखो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, और राइज कर करके कहां चला गया? देख रहे हो? मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, क्योंकि उसके बाद तो टीपी गिरने लगेगा ना। यानी सेकेंड स्टेज एंड टीपी बिकम्स मैक्सिमम, और जहां टीपी मैक्सिमम एग्जैक्टली वहां पे एमपी जीरो होगा। एमपी विल कट द एक्स एक्सिस। देखो कट कर रहा है कि नहीं? सेकेंड स्टेज में एमपी फॉल कर और कहां चला गया? एक्स एक्सिस को कट किया। कट करना मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एमपी क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे आके एमपी क्या हो गया? जीरो। एमपी जीरो कहाँ पे है? जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है। टीपी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। और जहाँ टीपी मैक्सिमम है वहां पे एमपी क्या हो गया? जीरो। कोई दिक्कत? और एपी क्या कर रहा है? देखो फॉल कर रहा है कि नहीं? एपी गिर रहा है कि नहीं मैक्सिमम लेवल से? ठीक है, क्लियर है? एपी मैक्सिमम लेवल से फॉल कर रहा है कि नहीं? सो वापस से सुनो क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में? टीपी राइज कर रहा है और मैक्सिमम हो गया। एमपी फॉल तो पहले ही कर रहा था, अभी भी फॉल कर रहा है, फॉल करके जीरो हो गया। कहां जीरो हुआ? जहां टीपी मैक्सिमम है। और एपी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम लेवल। एपी अभी जस्ट गिरना चालू किया अपना मैक्सिमम पॉइंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेज। केयरफुली देखो, सेकेंड स्टेज क्लियर है कि नहीं? सेकेंड स्टेज का नाम क्या था? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीपी अब मैक्सिमम हो गया तो आपको प्रोडक्शन स्टॉप कर देना चाहिए, बट आप तो लालची हो। 26वां लेबर, 27वां लेबर, 28वां लेबर सब एम्प्लॉय करोगे, और अब और लेबर बढ़ाओगे तो आपको पता है क्या होने वाला है? आपका प्रोडक्शन गिर गया था ना? प्रोडक्शन गिरा था कि नहीं गिरा था? तो वही होने वाला है। यानी टोटल प्रोडक्ट गिरने वाला है ना,
तो अब थर्ड स्टेज में क्या होगा मेरे को बताओ. What is going to happen in the third stage? Again you are increasing the units of variable factor. और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा है, यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ा है, टोटल प्रोडक्ट गिरने लग गया, टोटल प्रोडक्ट गिरने लग गया. और टोटल प्रोडक्ट गिरेगा यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव. इट विल गो बिलो द एक्स एक्सिस. देख रहे हो एमपी नीचे चला गया, बिलो द एक्स एक्सिस. इट गोज बिलो द एक्स एक्सिस and AP continues to fall but will not touch the x-axis. AP continues to fall but will not touch the x-axis. So what is happening in the third stage? TP क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. MP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. और AP क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. बट कभी भी AP जीरो नहीं हो सकता. AP जीरो होना मतलब TP को जीरो करना. दैट इज एब्सर्ड. अब क्या बेवकूफ हो, जैसे ही आप लेबर बढ़ाए TP गिरने लग गया, आप और लेबर बढ़ाते जाओगे जब तक टोटल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाए. इतना मशीन में लेबर लाद दोगे कि मशीन ही पूरा चौपट हो जाए, पूरा जीरो हो जाए लेबर प्रोडक्टिविटी. तो जैसे प्रोडक्टिविटी गिरेगा आप थोड़ी प्रोडक्शन करोगे. इसी वजह से एपी कैन नेवर बी जीरो, एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो, एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव. बट मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव. मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब टीपी मैक्सिमम. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब टीपी फॉल करता है. सो थर्ड स्टेज का नाम नेगेटिव रिटर्न क्यों है, समझ में आया. क्योंकि और लेबर लगा रहे हो तो उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है. याद है हम लोगों ने एग्जांपल में डिस्कस किया था. डू यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड इन द एग्जांपल. नेगेटिव आया था उन लोगों का प्रोडक्टिविटी. देखो 27वां लेबर का -10 आया था ना और लेबर बढ़ाने से, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ था ना. तो यही थर्ड स्टेज था, यही मेरा थर्ड स्टेज था. और जब जीरो था तो ये मेरा कौन सा था, सेकंड स्टेज, जहां पे टीपी मैक्सिमम था. क्लियर है. तो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, लुक एट द डायग्राम ऑन द स्क्रीन. कैन यू सी टीपी इज फॉलिंग फ्रॉम द मैक्सिमम लेवल. AP is falling but it is above the x-axis. It will not touch the x-axis. And MP कहाँ चला गया, जीरो तो सेकंड स्टेज में हो गया था. गिर गिर के और गिरेगा तो नेगेटिव ही जाएगा ना, x-axis के नीचे चला गया. यानी MP is getting negative in the third stage. MP is getting negative in the third stage. पूरा ऑब्जर्व करो अच्छे से, वेरी केयरफुली द डायग्राम. कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं चेक करो. टेक योर टाइम. आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम. Quickly revise the entire topic and then we will discuss some other things on it. I'll ask you questions. Revise it properly. इसका फोन नंबर दीजिए और इसका फोटो भी सब दीजिए, गाड़ी के संग माल के संग सबका फोटो दीजिए और गाड़ी को वहीं पे रोके रहने के लिए बोल दीजिए.
क्लियर है यहां तक? देख लो एक बार अच्छे से। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यस विशाल, आई एम गोइंग टू कम टू योर क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर इन विच स्टेज वुड यू लाइक टू ऑपरेट? आप किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहोगे इफ यू आर अ रैशनल प्रोड्यूसर? टेल मी। रैशनल प्रोड्यूसर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा स्टेज तक ऑपरेट करेगा? कम से कम वहां तक तो आप प्रोडक्शन करोगे ना जहां तक आपका टीपी मैक्सिमम हो जाए। सो द आंसर इज स्टेज 2। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आप कौन से स्टेज में ऑपरेट करना चाहोगे? आंसर क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो वापस से एक बार जो हम लोग रिवीजन करते हैं, क्या होता है? फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रपोर्शन। In this stage, TP, AP, MP starts from the origin. Initially, TP rises at an increasing rate. Later on also rises but at a diminishing rate. The point where TP changes its speed is called point of inflection. AP starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point where the first stage ends. And the point where AP is maximum, there MP is equal to AP. Clear है? MP starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point of the inflection and starts falling in the first stage itself. Second stage और लेबर बढ़ा है, diminishing returns हो गया. TP continues to rise at a diminishing rate and reaches its maximum. MP falls and becomes zero at the point where TP is maximum. AP starts falling from its maximum level. Third stage, negative return. और लेबर बढ़ा है, TP starts falling from the maximum level. MP continues to fall and becomes negative. AP continues to fall but will never touch the x-axis. ठीक है? TP आपका सेकेंड स्टेज का एंड पे मैक्सिमम है, जहां पे MP 0 होता है। क्लियर है? अब ध्यान से और एक चीज सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, where they ask you what is the relationship between AP and MP? AP और MP का रिलेशन। तो आप ध्यान से देखो और मेरे को बताओ सिर्फ एपी और एमपी कर्व को। ध्यान से देखना, जब एपी राइज कर रहा है, जब एपी राइज कर रहा है, एमपी ऊपर है कि नीचे है उससे? एमपी ऊपर है ना, ये रहा एपी कर्व। तो व्हेन एपी इज राइजिंग, व्हेन एपी इज राइजिंग, कैन आई से एमपी इज ग्रेटर देन एपी? चेक इट। एपी जब राइज करे, देख रहे हो, ये राइज। I hope you understand what is rise and fall. This is rise, this is fall, this is maximum. तो AP जब राइज कर रहा है, MP ऊपर में है कि नहीं? और जो आपसे ऊपर है वो आपसे बड़ा है, MP ग्रेटर देन AP। और जब AP मैक्सिमम है, तो इसका आंसर तो आपको आता है, जब AP मैक्सिमम है तब दोनों जन इक्वल होते हैं, MP इक्वल टू AP। और जब AP फॉल कर रहा है तब देखो क्या हो रहा है, ये रहा AP इज फॉलिंग ना एट दिस पॉइंट, MP नीचे चला गया ना, MP कर्व, ये रहा AP कर्व, AP फॉल कर रहा है यहाँ पे, MP नीचे है कि नहीं उससे? यानी जब एपी फॉल कर रहे हैं, एमपी लेस देन एपी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप डायग्राम से हम लोग का एकदम क्लियर है। और इन शॉर्ट अगर आपको डायग्राम नहीं भी हो रहा है, आप ऐसे लर्न कर लो, एपी कोई काम का नहीं है, ना बढ़ने में आगे ना गिरने में आगे। जब बढ़ रहा है उससे भी आगे कौन बढ़ गया? एमपी। एमपी ग्रेटर है। जब गिर रहा है, तुम गिरो तो ऐसा गिरो ना तुमसे नीचे कोई ना गिरे। देखो गिरने में भी एमपी बाजी मार लिया, एमपी उससे भी नीचे गिर के दिखा दिया। तो एपी ना बढ़ने में तेज है ना गिरने में। एपी जब बढ़ रहा है उससे भी आगे कौन चला गया? एमपी ग्रेटर देन एपी। एपी जब गिर रहा है उससे भी नीचे कौन गिर गया? एमपी। एमपी लेस देन एपी। एपी एकदम बेकार है। ऐसे लर्न कर लो अगर नहीं लर्न होता है तो, अदरवाइज यू नो द लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। और जब मैक्सिमम है तब दोनों इक्वल है ही। ठीक है, क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी? नेक्स्ट, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ द लॉ? इस लॉ का अजम्पशन क्या है वो हम लोग को डिस्कस करना है। इस लॉ के कुछ कुछ अजम्पशन है और वो अजम्पशन क्या है, वी नीड टू डिस्कस दैट। फर्स्ट अजम्पशन, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड नॉट चेंज। अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे, मान लो कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप मशीनरी में कितना भी लेबर डाल दो, मशीनरी को इफेक्ट नहीं होता, मशीनरी अंदर में ही बड़ा होते जाता है, तब तो कभी डिमिनिशिंग रिटर्न होगा ही नहीं ना, एमपी कभी फॉल ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपको अज्यूम करना है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 2, हियर वी टॉक अबाउट फिजिकल यूनिट। ये पहले ही मैंने आपको अजम्पशन बता दिया था। हम लोग यहाँ फिजिकल यूनिट्स का बात करते हैं कि मॉनेटरी यूनिट, फिजिकल यूनिट ना 20 kg, 30 यूनिट, रुपीज में तो बात ही नहीं हो रहा है। नंबर 3,
All the units of labor are homogeneous. All the units of labor are homogeneous. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है कि सारा लेबर का यूनिट्स यहाँ पे कैसा होता है, होमोजीनियस, यानी इक्वल, अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी पहला लेबर का जो क्वालिटी है वही दूसरा का है, वही तीसरा का है. थर्ड लेबर कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट आ गया, मान लो क्रिश की तरह, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा हमेशा के लिए. ठीक है. नंबर 4, शॉर्ट रन कंजम्पशन. सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, है ना. सम फैक्टर्स फिक्स्ड एंड सम वेरिएबल, तो आपको पता ही है शॉर्ट रन का assumption है ही वो. एंड द लास्ट assumption, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल. यहाँ फैक्टर प्रपोर्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल. फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल. फैक्टर प्रपोर्शन वेरिएबल का मतलब क्या है मैम, समझाइए. जैसे मानो मैंने बोला मशीनरी 1 है, लेबर कितना है 10, मशीनरी अभी भी 1 है, लेबर मैंने बढ़ा के कितना किया 20, मशीनरी अभी भी 1 है, लेबर मैंने बढ़ा के कितना किया 25. तो द रेशियो इन विच योर वेरिएबल फैक्टर इज चेंजिंग, क्या इन द सेम रेशियो योर फिक्स्ड फैक्टर इज आल्सो चेंजिंग? नो. दोनों का चेंज क्या है, वेरिएबल है ना. क्यों? क्योंकि एक फैक्टर वेरिएबल है, दूसरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो यहाँ का फैक्टर प्रपोर्शन वेरिएबल होता है. बट अगर आप लॉन्ग रन में जाओगे ना, तो जितना प्रपोर्शन से आप वेरिएबल, मतलब सारे ही वेरिएबल होता है, जितना प्रपोर्शन से आप लेबर को बढ़ाओगे, इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग रन, माइंड यू, अगर आप लॉन्ग रन में जाओगे ना और अगर आप लेबर को 10% से बढ़ाए हो, तो आपको पता है मशीनरी को भी वहां पे 10% से ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी वहां फैक्टर प्रपोर्शन कांस्टेंट होते हैं. बट यहाँ फैक्टर प्रपोर्शन वेरिएबल क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक फैक्टर फिक्स्ड और एक वेरिएबल, आप मशीनरी को तो चेंज ही नहीं कर सकते ना. और वैसे भी लॉ का नाम आपको पता है, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो वेरिएबल से याद रहेगा यहाँ फैक्टर प्रपोर्शन वेरिएबल होता है. सो दीज आर द assumptions of the short run. These are the assumptions of the law. Technology should remain constant. We are talking here about physical unit. All the units of labor are homogeneous. Some factors are fixed and some are variable, and the factor proportion is variable. यानी this law will not apply when the factor proportion is constant. क्योंकि constant हो गया मतलब we are talking about long run, where all the factors are increased or decreased in the same percentage. Clear है यहाँ तक? और रैशनल प्रोड्यूसर किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा? सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, बताओ. सेकेंड स्टेज का नाम क्या है? डिमिनिशिंग है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट यहाँ होता ही नहीं है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रपोर्शन. क्लियर है यहाँ तक? अब इन लोग बोले रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द रीजन. फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों ऑपरेट करता है, मेरे को बताओगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों ऑपरेट करता है? क्यों आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ने लग जाता है? क्योंकि पहले मान लो मशीनरी 1 है, आप लेबर खाली 10 यूनिट लगाए हो, मशीन को ऑप्टिमम कैपेसिटी है 50 लेबर रखने का, आप खाली 10 लगाए हो, तो मशीन का कैपेसिटी तो वेस्ट हो रहा है. अब जैसे जैसे लेबर बढ़ाओगे मशीन अच्छे से यूटिलाइज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और उसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न होता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ, कैन आई से, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और यू कैन से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. ऐसा थोड़ी है मशीन को काट के यूज कर सकते हो, भले ही लेबर कम है, मशीन तो पूरा ही चलाना पड़ेगा, और क्योंकि पूरा चला रहे हो कम लेबर में, तो मशीन का कैपेसिटी वेस्ट हो रहा है. अब जैसे जैसे लेबर बढ़ाओगे मशीन का कैपेसिटी यूटिलाइज होगा अच्छे से, और आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते जाएगा, एंड स्पेशलाइजेशन भी होगा उसकी वजह से. डिविजन ऑफ वर्क के बारे में सुने हो ना, लेबर बढ़ेगा तो डिविजन ऑफ वर्क होगा, डिविजन ऑफ वर्क होगा तो क्या होगा, क्वालिटी वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन होगा. तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न का रीजन. डिमिनिशिंग और नेगेटिव का क्या रीजन है? डिमिनिशिंग और नेगेटिव का ये किस लिए होता है? जब आपका मशीन ऑप्टिमम कैपेसिटी रीच करता है और लेबर लादते जाते हो, तभी तो नेगेटिव रिटर्न आता है. सो कैन आई से, व्हेन यू एम्प्लॉय लेबर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर बियॉन्ड द ऑप्टिमम पॉइंट, जब इसको अपॉइंट करते हो बियॉन्ड द ऑप्टिमम पॉइंट, प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाता है ना, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एंड विच लीड्स टू ओवरक्राउडिंग. इतना सारा लेबर को लाद लोगे, मशीन में जगह नहीं है, पूरा ओवरक्राउडिंग हो जाएगा. ओवरक्राउडिंग होगा तो क्या होगा, पूरा लेबर लोग आकर हौच पौच क्रिएट करेगा, धक्कम धुक्की करेगा. और आपको पता है ज्यादा लेबर रखने से क्या होता है, ट्रेड यूनियन का पावर में राइज होता है, एंड देन दे गो फॉर स्ट्राइक, लॉकआउट, दे डिमांड हायर वेज रेट, करप्शन ऑल्सो क्रीप्स इन. ज्यादा लेबर रखोगे तो वही सब होगा ना, दंगाबाजी, फिर उसके बाद देखोगे ताश पत्ती खेल रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डांसिंग, एंड दे आर गोइंग होम. दे आर नॉट डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू कीप टू मच ऑफ सरप्लस लेबर, corruption will creep in.
ठीक है, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। वो बोलेगा तुम कर लो, वो बोलेगा तुम कर लो, और देख रहे हो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्टिविटी तो गिरेगा ही ना। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस कंप्लीट्स योर शॉर्ट रन इन डिटेल। देख लो एक बार अच्छे से, पूरा रिवाइज कर लो व्हाट यू हैव डिस्कस सो फार। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? सिंपल लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसमें कितने स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। चलो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। एट विच पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम? एट विच पॉइंट इज एमपी मैक्सिमम? टेल मी द आंसर वेरी क्विकली। वेरी गुड Aditi, point of inflection. Next question for you. At which point MP becomes 0? At which point MP becomes 0? Everyone should answer. At which point MP becomes 0? Very good Yash, when TP is maximum. Excellent. Rest of you are not answering. Why? Amisha, very good. Clear है यहाँ तक? At which point, at which stage MP is becoming negative? नेगेटिव कब हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट? किस स्टेज में? वेरी गुड यश, थर्ड स्टेज. आद्रिजा, वेरी गुड, थर्ड स्टेज. ओके, इन विच स्टेज एपी फॉल्स? लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इन विच स्टेज एपी फॉल्स? एपी किस स्टेज में गिर रहा है? एपी गिरना चालू किया सेकेंड स्टेज में, बट थर्ड स्टेज में भी तो गिर ही रहा है. हम ये तो नहीं पूछे कब स्टार्ट हुआ गिरना, बोले कहां कहां गिर रहा है. तो आंसर शुड बी सेकेंड एंड थर्ड बोथ. सेकेंड एंड थर्ड बोथ. ठीक है. इन विच स्टेज एमपी फॉल्स? एमपी कहां कहां गिर रहा है? एमपी कहां कहां गिर रहा है? आंसर करो. ध्यान से देखोगे एमपी तीनों ही स्टेज में गिर रहा है. पहला स्टेज में भी गिर रहा है, दूसरा में भी और तीसरा में भी, है ना? क्लियर है? एपी कहां पे मैक्सिमम होता है? एट विच पॉइंट इज एपी मैक्सिमम? एपी, एमपी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एपी का मैक्सिमम होता है. वेयर इज एपी मैक्सिमम? एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम वेयर? एट द पॉइंट वेयर एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज बोल रहे हो, ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? वेयर एपी इज इक्वल टू एमपी, जहां एपी और एमपी का वैल्यू क्या इक्वल है. क्लियर है यहां तक? वेयर एपी इज इक्वल टू एमपी. ठीक है. रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था एपी एमपी का, फटाफट देख लो. एपी राइजेस, एमपी उससे भी ऊपर जाएगा. एपी एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी मैक्सिमम, बोथ आर इक्वल. एपी फॉल्स, एमपी लेस देन एपी, यानी एपी हर चीज में हार जा रहा है. First stage TP AP MP starts from the origin. TP rises at an increasing rate, later on rises at a diminishing rate. The point where total product changes its speed is called point of inflection. AP starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point where the first stage ends, and at that point AP equal to MP. MP starts from the origin, rises and reaches its maximum at the point of inflection, and then starts falling in the first stage. आप मैम इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि ये पांचवा या छठा बार हम सेम चीज बोल रहे हैं, इसीलिए. I hope you can catch these words. समझ में आ रहा है? कैन यू ग्रैब दीज थिंग्स? एम आई गोइंग फास्ट? ओके. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? टीपी कंटिन्यूज टू राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम. एमपी फॉल्स एंड बिकम्स जीरो एट द पॉइंट वेयर टीपी इज मैक्सिमम. एपी स्टार्ट्स फॉलिंग. फर्दर वेरिएबल फैक्टर लगाओगे, थर्ड स्टेज आएगा नेगेटिव रिटर्न. टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एपी फॉल्स बट डज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस. क्लियर है यहां तक? assumptions हम लोगों ने डिस्कस किया था. टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ फिजिकल यूनिट्स का बात कर रहे हैं, ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था. फिजिकल यूनिट सारे लेबर के यूनिट्स एक जैसे होमोजीनियस हैं. ऐसा नहीं है तीसरा वाला जो है खली आ गया या क्रिश आ गया, ठीक है, या रजनीकांत जी आ गए. some factors are fixed and some are variable. That is an assumption of the short run, and factor proportion is variable here. इंक्रीजिंग रिटर्न कब ऑपरेट करता है? उसका रीजन हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? बिकॉज ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिमिनिशिंग और नेगेटिव कब ऑपरेट करता है? व्हेन यू एम्प्लॉय द वेरिएबल फैक्टर बियॉन्ड द ऑप्टिमम पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग लीडिंग टू करप्शन. क्लियर है? एक काम करो, फटाफट जो है आप लोग अपना मैट निकालो, वहां से मार्किंग करेंगे. पीपीटी बाद में दिखा देंगे, पहले मैट में मार्किंग कर लो.
Chapter 4, theory of production. Very quickly, giving you 2 minutes time. Turn out your mat. Yes अभिनव, indivisibility of fixed factor में कुछ नहीं है बच्चे. जैसे मान लो मशीनरी एक है, लेबर खाली आप अभी 2 ठो रखे हो, तो मशीन तो पूरा ही ऑपरेट हो रहा है, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रहा है, ज्यादा गुड्स नहीं बना पा रहे हो, और मशीन को डिवाइड करके यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिविजिबल होता है. पूरा मशीन चल रहा है, लेबर 2 ही है. अब जैसे जैसे लेबर बढ़ाओगे मशीन अच्छे से यूटिलाइज होगा, कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज होगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा. इसी वजह से पहला स्टेज आता है जहां टीपी तेजी से बढ़ रहा है. चलो फटाफट निकालो मैट. Let us do the marking. Meaning of production. Mark the definition. देखो मैंने सारा चीज यहाँ पे लिखा है जो मैंने पढ़ाया है. So you don't have to write down any running notes while I teach. By the term production, we mean creation of goods and services for the purpose of selling them in the market. Number 2, it is an economic activity. Number 3, it means creation of utility. किया था हम लोगों ने डिस्कस. And according to James Bates and G.R. Parkinson, ये वाला definition भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. मार्क कर लो. देखो सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम. फिजिकल इनपुट देखो, जानबूझ के फिजिकल वर्ड है क्योंकि हम मॉनिटरी यूनिट का बात नहीं होता. फिजिकल यूनिट ऑफ इनपुट डाले हो, कहा मशीनरी देख रहे हो, मशीन इतना सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है. इनपुट देख रहे हो डल रहा है मशीन के अंदर, आउटपुट निकल के आ रहा है बाहर. ठीक है, एग्जांपल्स देख रहे हैं आपको इतना सारा. सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब प्रोडक्शन के अंदर काउंट करते हैं. ठीक है, टर्निंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ये छोड़ दो, ये सब नहीं पढ़े हम लोग. डायरेक्टली आप लोग आ जाओगे प्रोडक्शन फंक्शन में. मार्क द डेफिनेशन. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. फिर सैमुअल्सन का भी डेफिनेशन आप लोग मार्क करोगे. कुछ नहीं, बस याद रखना है अंडर कोटेशन वर्ड आएगा तो सैमुअल्सन टिक करना है. फिर एक चीज और मार्क कर लो, 2 ठो डेफिनेशन, एक सैमुअल्सन, एक कॉप डोगलास का. इट्स एक्चुअली कॉप डोगल्स, बट आपको याद कराने के लिए मैं डोगलास बोलती हूँ. डोगलास वर्ड आपको पता नहीं, हिंदी में कहीं पढ़े होगे, याद रहे. डोंट टेक इट अदरवाइज. ओके चलो चलो ठीक है. ये मैथमेटिकल नोटेशन है. Q इज इक्वल टू के एल टू द पावर ऑफ ए सी टू द पावर 1 माइनस ए. दिस इज योर कॉप डोगलास फंक्शन. ऑल राइट, खाली ये रहेगा, लर्न कुछ नहीं करना. डेरिवेशन दिया नहीं है, नोटेशन दिया. पूछा किसने लिखा, सैमुअल्सन ने, कि कॉप डोगलास, कॉप डोगल्स. जहां पे एल का मतलब आपको पता है लेबर है, सी कैपिटल है. बस इतना याद रखना है, टोटल प्रोडक्शन में लेबर हमेशा 3/4 कॉन्ट्रीब्यूट करता है और कैपिटल 1/4 कॉन्ट्रीब्यूट करता है. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सम आर फिक्स्ड. लॉन्ग रन में ऑल आर वेरिएबल. शॉर्ट रन में विच लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल. आप ध्यान से देखोगे मैथमेटिकल नोटेशन में एक गड़बड़ी है शॉर्ट रन का. क्या चीज मिसिंग है, ध्यान से देखो. के ऊपर बार नहीं है, पुट कर लो. प्लीज पुट अ बार साइन. प्लीज पुट अ बार साइन ऑन के, नॉट ऑन एल. लॉन्ग रन में तो किसी के ऊपर भी बार नहीं रहेगा क्योंकि सारे वेरिएबल होते हैं. डन. वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन एक बार रीड कर लोगे, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट गिव इट अ रीडिंग. नेक्स्ट पेज में आओगे. वी डिस्कस 3 थिंग्स, टीपी, एपी एंड एमपी, तीनों का कॉन्सेप्ट. मार्किंग में आओ. टीपी क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स होता है ना. टीपी इज नथिंग बट योर टोटल आउटपुट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग. टोटल आउटपुट ही तो टीपी है ना. और एपी आप लोग कैसे निकालते थे, याद है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर करते थे ना. तो एपी इंटू एन करोगे तो भी तो टीपी आ जाएगा. तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एन. और मार्जिनल प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ लेबर का कंट्रीब्यूशन है, सारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड करोगे तो भी तो टीपी आ जाएगा. तो टीपी का और एक फॉर्मूला दिया है, समेशन एमपी. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक लेबर कितना बना रहा है. आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. फॉर्मूला इज टीपी डिवाइडेड बाय एन. और एन का मतलब आपको पता है, एन क्या होता है यहाँ पे, बी केयरफुल, एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट है ना. एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट है ना, हाँ या ना. नहीं बच्चे लोग, एन मेरा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, प्लीज कंफ्यूज मत होना. एन मेरा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, मेरा यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो टीपी है जो ऊपर में है. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या है, डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एन, चेंज इन टीपी बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. और यू कैन ऑल्सो राइट contribution of the
लास्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट वाज लेबर इन माय एग्जांपल। एक फॉर्मूला ये होगी और एक फॉर्मूला आपको पता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। मार्क इट। नेक्स्ट ये वाला टेबल रीड करोगे, देखो यहाँ पे लैंड मेरा फिक्स्ड लिया है लोग, मशीनरी लिए थे इन लोग, लैंड लिया कांस्टेंट है नॉट चेंजिंग, लेबर इन लोग बढ़ाते जा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, टीपी देखो पहले राइज कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ फिर फॉल करने लग गया। आप एमपी निकाल लोगे ना माइनस कर करके, एमपी किससे निकलेगा, टीपी से, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 16 माइनस 12 4, इस तरह से निकल रहा है ना। एमपी 0 है देख रहे हो कब, जब टीपी मैक्सिमम है, और ये रहा एमपी नेगेटिव जब टीपी फॉल कर रहा है। यहाँ पे आप एपी अपने आप निकालोगे, दैट इज योर होमवर्क, प्लीज एपी लिखो बगल में, एपी का कॉलम निकाल लोगे अपने आप टीपी बाई एन करके। एपी कैसे निकलेगा, टीपी बाई एन, वेरी इजी, 2 डिवाइडेड बाई 1, पहला तो डैश दो, 2, 6 बाई 2 3, निकाल लोगे ना हर एक लेवल के लिए एपी निकाल लेना, दैट इज योर होमवर्क। स्टेजेस में आओ, तीनों स्टेज, नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, नंबर 2 डिमिनिशिंग, नंबर 3 नेगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न जैसे मैंने बोला है हूबहू वैसे ही यहाँ पे मैट में दिया हुआ है, क्योंकि ये मैट मेरा पूरा सेल्फ डिवाइस्ड है, आई हैव सेड यू सेवरल टाइम। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेज, TP AP MP starts from the origin, TP rises at an increasing rate in the beginning, later on rises at a diminishing rate. The point where TP changes its speed is called point of inflection. MP rises and reaches its maximum at the point of inflection and then starts falling. AP rises and reaches its maximum at the end of the first stage. Second stage में क्या हो रहा है, TP continues to rise and becomes maximum, AP fall, MP falls and becomes 0 where TP is maximum. Third stage, TP falls, AP falls, MP falls and becomes negative. सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है अच्छे से लेक्चर में, तो इसीलिए कुछ भी रनिंग नोट्स लिखने का दरकार नहीं होता, क्योंकि सब कुछ मैट में रहता है आपके। फ्री वाला डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया था, सी द सेम डायग्राम हैज बीन गिवन देयर। ये N1 N2 N3 क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर है, ये N N1 और N2, मैंने L1 लिखा था, इन लोग N लिखा है, ये नथिंग बट यूनिट्स ऑफ लेबर है। हाँ और ये आउटपुट नहीं होगा, यहाँ गलती है, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर है ना, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मेक द रेक्टिफिकेशन, आउटपुट तो ये हो गया ना ऑन द वाई एक्सिस, टीपी एपी एमपी। सेम डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिलेशनशिप मैंने डिस्कस किया था एपी और एमपी का, यहाँ ज्यादा बड़ा बड़ा करके लिखे, आपको शॉर्ट वर्जन लिखना है उसका आप लिख लो वहां पे। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब एपी राइज करता है एमपी उससे भी ऊपर राइज करता है, आपको अपने आप लिखना चाहिए, फिर चेकिंग कर लेना। एपी मैक्सिमम होता है एमपी इक्वल टू एपी, जब एपी फॉल करता है एमपी इज लेस देन एपी। बोले थे ना एपी कोई चीज में आगे नहीं है, ना बढ़ने में ना गिरने में। वेरी क्विकली फटाफट करो। डन, रिलेशनशिप इज डन। assumptions of the law, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, सम इनपुट मस्ट बी फिक्स्ड। ये लॉ कहां अप्लाई नहीं करेगा, जब फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर ले रहे हो। मैंने क्या बोला था, यहाँ हमेशा फैक्टर प्रपोर्शन शुड बी वेरिएबल ना, लिख सकते हो आप यहाँ, और उसके लिए हम बोले थे लॉ याद कर लेना, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, नाम में लिखा हुआ है वेरिएबल, फैक्टर प्रपोर्शन शुड बी वेरिएबल हियर। कांस्टेंट तो लॉन्ग रन में होता है ना, क्योंकि वहां लेबर को अगर 10 से बढ़ा रहे हो तो मशीन भी 10 से ही बढ़ेगा परसेंटेज से। And next, here we consider physical unit of input and output. Reasons for the operation of the law: indivisibility of fixed factor, division of labor and specialization, ये दोनों पॉइंट। कौन से स्टेज का रीजन है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, लिख लो वहां। और ये डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव दोनों का एक संग है। ऑपरेशन बियॉन्ड दी ऑप्टिमम कैपेसिटी है ना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कैपेसिटी किसके लिए बोल रहा है, मशीन और लेबर का। मशीन एक और लेबर ज्यादा है,
मिसमैच हो गया, गिरने लगेगा ना। और सेकेंड रीजन आप लिख सकते हो ओवर क्राउडिंग, ज्यादा लेबर रखने से वही तो होता है, ओवर क्राउडिंग, विच लीड्स टू अल्टीमेटली करप्शन ना, ट्रेड यूनियन पावर, स्ट्राइक्स, ताशपत्ती, डांसिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब होने लग जाता है ना ज्यादा लेबर से, दैट इज करप्शन, करप्शन डन बाय द ट्रेड यूनियन, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेबर्स। फिर ये काट दोगे आप, फिर एक क्वेश्चन है वो पढ़ोगे, इन विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस, व्हाट इज द आंसर, सेकेंड स्टेज, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है यहां तक? सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग का शॉर्ट रन पूरा ओवर हो चुका है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग लॉन्ग रन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो टुमारो इज व्हाट, थर्सडे, सॉरी टुमारो इज फ्राइडे आई सपोज, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास कल बीसीके का एक इकोनॉमिक्स का है, क्लास तो है मेरे साथ, वो आपको जो है मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। हम लोग तो 2:30 बजे मिल ही रहे हैं, बट बीसीके के लिए मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स के लिए, उसका मैसेज आ जाएगा आपके पास। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज अभी तुरंत इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, 10 से 15 मिनट लगेगा, ट्रस्ट मी, so that we can continue with the long run either tomorrow or day after tomorrow maybe. So that's it for today. I'm taking your leave. Stay safe. Bye bye. Thank you.